वेलकम टू ए एडू और ए एडुकेट हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को समाप्त करके हम लोग चले थे पर्यावरण और उसके बाद इकोलॉजी, इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी करंट अफेयर्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पारिस्थितिकी घटनाक्रम को शुरुआत किया, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। अगला करंट अफेयर्स है संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान, 50 वर्षों में मौसम की आपदाएं बढ़ी 5 गुना। तो संयुक्त राष्ट्र ने एक बड़ा बयान दिया। उसने कहा कि 50 वर्षों में मौसम की आपदाएं 5 गुना बढ़ चुकी है। याद रखेंगे। यह रिपोर्ट जारी करता कौन था? तो इस रिपोर्ट को जारी करने वाला संस्था का नाम था विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात WMO। तो इसकी रिपोर्ट किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र की विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा वर्ष 1970 और वर्ष 2019 के बीच मौसम, जलवायु और पानी की चरम सीमा, याद रखेंगे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा वर्ष 1970 और वर्ष 2019 के बीच मौसम, जलवायु और पानी की चरम सीमा से होने वाले आर्थिक नुकसान और मृत्यु दर की जांच की है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा वर्ष 1970 और वर्ष 2019 के बीच मौसम, जलवायु और पानी की चरम सीमा अर्थात सुनामी, तूफान और बाढ़ से होने वाले आर्थिक नुकसान और मृत्यु दर की जांच की गई। WMO के महासचिव कौन है? तो पेट्री तालस। WMO के महासचिव है पेट्री तालस, याद रखेंगे। तो पेट्री तालस के अनुसार, तो WMO के महासचिव पेट्री तालस के अनुसार पिछले 50 वर्षों में हर 115 दिन लोगों की मौत होती है और 202 बिलियन का नुकसान हुआ। तो WMO के महासचिव पेट्री तालस ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में हर दिन 115 लोगों की मौत हुई और 202 मिलियन का नुकसान हुआ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मानव जीवन के नुकसान के लिए सबसे ज्यादा सूखा जिम्मेवार है, जिससे लगभग 6,50,000 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि तूफान से 5,77,000 लोगों की मौत हो जाती है। बाढ़ से लगभग 59,000 लोगों की मौत हो जाती है तथा अधिक तापमान से 56,000 लोगों की मौत हो जाती है। यह बात कहा WMO ने। मौसम संबंधी आपदाओं के कारण होने वाली मौतों में आई 3 गुना गिरावट। तो WMO ने कहा कि मौसम विज्ञान संबंधी आपदाओं के कारण जो मौतें हैं उसमें 3 गुना गिरावट आई है। 1970 के दशक में हर साल 50,000 से अधिक मौतों से गिरकर वर्ष 2010 में 20,000 से कम मौतें हो गई हैं। तो 1970 के दशक में हर साल 50,000 से मौतें गिरकर वर्ष 2010 में 20,000 से भी कम हो गई हैं। WMO के अनुसार वर्ष 1970 और 1980 में प्रतिदिन औसतन 170 मौतें हुई। 1990 के दशक में यह गिरकर 90 हो गई, जबकि वर्ष 2010 में यह गिरकर कितनी हो गई? तो 40 हो गई। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2010 से वर्ष 2019 तक रिपोर्ट किया गया घाटा प्रतिदिन $383 मिलियन।
तो वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2019 तक जो घाटा का रिपोर्ट किया गया वह प्रतिदिन कितना रहा, तो 383 मिलियन डॉलर। 1970 के दशक में लगभग 49 मिलियन डॉलर से 7 गुना यह अधिक रहा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अगला करंट अफेयर्स है, कोविड लॉकडाउन के कारण वायु गुणवत्ता में हुआ सुधार। तो कोविड लॉकडाउन के कारण वायु के गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। याद रखेंगे कि कोविड लॉकडाउन के कारण वायु गुणवत्ता में हुआ सुधार। 2020 में वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन कम हुआ। यह बात किसने कहा, तो संयुक्त राष्ट्र ने। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि कोविड लॉकडाउन के कारण वायु गुणवत्ता में हुआ सुधार। 2020 में वायु प्रदूषकों का जो उत्सर्जन था वह कम हुआ। यह बात कहा यूनाइटेड नेशन ने, अर्थात संयुक्त राष्ट्र ने। विशेषकर यह कमी कहां पे पाई गई, तो शहरी क्षेत्रों में। विशेषकर यह कमी शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिली। याद रखेंगे, यह बात किसने कहा, तो संयुक्त राष्ट्र ने। वर्ष 2020 में नाइट्रोजन ऑक्साइड में 70% की गिरावट आई। तो वर्ष 2020 में नाइट्रोजन ऑक्साइड में कितने परसेंट की गिरावट आई, तो 70% की गिरावट आई। याद रखेंगे, वर्ष 2015 से 2019 की समान अवधि में जब तुलना की गई तो वर्ष 2020 में पूर्ण लॉकडाउन के दौरान हवा में छोटे कणों की औसत स्तर में 40% की गिरावट पाई गई। याद रखेंगे, और सबसे ज्यादा गिरावट कहां देखने को मिली, तो दक्षिण पूर्व एशिया की यह सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो वर्ष 2015 से वर्ष 2019 की समान अवधि की तुलना में वर्ष 2020 में पूर्ण लॉकडाउन के दौरान हवा में छोटे कणों के औसत स्तर की 40% गिरावट दर्ज की गई और यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी गिरावट थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, न्यूयॉर्क में तूफान ईडा का कहर। तो न्यूयॉर्क में एक तूफान आया था, उसका नाम क्या था, ईडा। भारी बारिश और बाढ़ में कम से कम 41 लोगों की मौत। तो इस ईडा के दौरान काफी भारी बारिश हुई और बाढ़ उत्पन्न हो गई, जिसके कारण लगभग 41 लोगों की मौत हो गई। यह कम से कम था, अधिक से अधिक लोग भी मरे हैं। सितंबर 2021 में न्यूयॉर्क में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। तो इस ईडा तूफान के कारण सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो लगभग आने के चांसेस बन रहे हैं। भारत चीन सीमा के पास सबसे ऊंचे पर्वत क्षेत्र में हर्बल पार्क का उद्घाटन। तो मोस्ट VVI करंट अफेयर्स है कि भारत चीन सीमा के पास सबसे ऊंचे क्षेत्र में एक हर्बल पार्क का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन कब किया, तो 21 अगस्त 2021 को। तो भारत ने इस पार्क का उद्घाटन कब किया, 21 अगस्त 2021 को। किस स्थान पर किया गया, तो इसका उद्घाटन उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के पास माना गांव में किया गया। किस गांव में, तो माना गांव में। माना, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 11,000 फीट। यह जो हर्बल पार्क है उसे 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। किस गांव में, तो माना गांव में। माना गांव में, जो कि चमोली जिला में पड़ता है, भारत चीन सीमा के पास। तो उसी माना गांव में 11,000 की फीट की ऊंचाई पर यह हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कितने क्षेत्रफल पर इसे बनाया गया है? तो 3 एकड़ जमीन में। तो इस हर्बल पार्क को 3 एकड़ जमीन में बनाया गया है। किस योजना के तहत इसका निर्माण किया गया? तो उत्तराखंड के वन विभाग के अनुसंधान विंग के द्वारा केंद्र सरकार के काम्पा प्रोडक्ट, क्या नाम था? काम्पा, अर्थात कॉम्पेसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट स्कीम। काम्पा का मतलब हो गया कॉम्पेसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट स्कीम, अर्थात प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम योजना। प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम योजना के तहत इस हर्बल पार्क में लगभग 40 प्रजातियां हैं। तो पौधों की कितनी प्रजातियां हैं? 40 प्रजातियां, जो हिमालयी क्षेत्र में उच्च अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो इस हर्बल पार्क में पौधों की 40 प्रजातियां हैं जो हिमालयी क्षेत्र में उच्च अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। हर्बल पार्क की जड़ी बूटियों को क्षरण और समाप्ति से बचाने और संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों का यह एक हिस्सा है। तो यह हर्बल पार्क जो है क्यों बनाया गया? तो जड़ी बूटियों के क्षरण और समाप्ति को बचाने के लिए और साथ ही साथ उन्हें संरक्षित करने के लिए सरकार की जो प्रयास की गई है उसी का यह एक हिस्सा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है जड़ी बूटियों को बचाना और उन्हें संरक्षित करना। अब इस हर्बल पार्क के कितने हिस्से हैं? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में जो माना गांव है जहां पे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया, तो उसको 4 हिस्सों में बनाया गया है। याद रखेंगे, उसके 4 हिस्से हैं। पहला है बद्रीनाथ, अर्थात जिसे भगवान विष्णु के नाम से जाना जाता है। तो पहला बद्रीनाथ में है। दूसरा है अष्टवर्ग प्रजाति, तीसरा है ससुरिया प्रजाति और चौथा है मिश्रित अल्पाइन। तो 4 हिस्सों में बांटा गया। बद्रीनाथ जिसे भगवान विष्णु भी कहते हैं, दूसरा अष्टवर्ग प्रजाति अर्थात 8 जड़ी बूटियों का समूह, ससुरिया प्रजाति और चौथा है मिश्रित अल्पाइन प्रजाति। तो सबसे पहले हम लोग बद्रीनाथ या भगवान विष्णु प्रजाति के बारे में देखें तो इससे जुड़ी प्रजातियां कौन कौन है? तो पहला है बद्रीनाथ या भगवान विष्णु से जुड़ी प्रजातियां। इसके अंतर्गत कौन कौन से वनस्पति आते हैं? तो पहला है बद्री बेर जिसका वैज्ञानिक नाम है हिप्पोकैसिलस कोलिया तथा स्थानीय नाम क्या है इसका? अमेस। तो बद्री बेर का स्थानीय नाम है अमेस, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम है हिप्पोकैसिलस कोलिया। बद्री तुलसी, इसका वैज्ञानिक नाम है ओरिंगनम अलगारे। तो बद्री तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ओरिंगनम अलगारे। बद्री वृक्ष, भोजपत्र, ये सभी जो हैं वह भगवान विष्णु अर्थात बद्रीनाथ के हिस्से में शामिल है। उसके बाद दूसरा है अष्टवर्ग प्रजाति, जिसे इसमें 8 जड़ी बूटियों का समूह है। तो यह अष्टवर्ग प्रजाति 8 जड़ी बूटियों का समूह है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रिद्धि टाइबेनेरिया, इंटरमीडिया, याद रखेंगे इंटरमीडिया। पहला है रिद्धि जिसका वैज्ञानिक नाम है टाइबेनेरिया इंटरमीडिया। दूसरा है जीवक जिसका वैज्ञानिक नाम है मलैक्सिस एक्यूमिंगटा। तीसरा है वृद्धि जिसका नाम है हाइबिनेरिया एडगै बोथी। उसके बाद रीसभक, तो रीसभक का वैज्ञानिक नाम है मलैक्सिस मस्सीफेरा। उसके बाद काकोली का वैज्ञानिक नाम है फ्रिटिलारिया रॉयली।
उसके बाद क्षीरकाकोली, क्षीरकाकोली का वैज्ञानिक नाम है विलियम पोलीफाइलम, विलियम पोलीफाइलम। उसके बाद मैदा, मैदा का वैज्ञानिक नाम है प्लायोगोनोटम, प्लायोगोनोटम सिरिफोलिसियम, प्लायोगोनोटम सिरिफोलियम। उसके बाद महामैदा, तो महामैदा का वैज्ञानिक नाम है प्लायोगैनेटम वर्टिसिलिसैलम, तो प्लायोगैनेटम वर्टिसिलिसैलम। उसके बाद सौसूरिया प्रजाति, तो सौसूरिया प्रजाति में कौन कौन से वनस्पति आते हैं? तो ब्रह्मकल, ब्रह्मकल उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। तो याद रखेंगे उत्तराखंड का राजकीय पुष्प कौन है? तो ब्रह्मकल है। उसके बाद फेंकमल, फेंकमल सौसूरिया सिम्पसोनियाना, तो फेंकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सौसूरिया सिम्पसेनियाना। नीलकमल, नीलकमल का वैज्ञानिक नाम है सौसूरिया गैमिनेफोलिया, सौसूरिया गैमिनेफोलिया। उसके बाद कूट, कूट का वैज्ञानिक नाम है सौसूरिया कोस्टस, सौसूरिया कोस्टस। उसके बाद मिश्रित अल्पाइन प्रजाति, तो मिश्रित अल्पाइन प्रजाति में कौन कौन से वनस्पति आते हैं? तो अतीस, चोरू, मीठाविस और वंकाकारी। तो वंकाकारी, मीठाविस, अतीस और चोरू मिश्रित अल्पाइन के क्या है? तो प्रजाति है। एक चीज और याद रखेंगे कि यह जो अष्टवर्ग प्रजाति है, तो इसके जो शुरू के 4 वनस्पतियां हैं वे आर्किड के हैं, जबकि अंतिम 4 लिली परिवार से संबंधित है। तो याद रखेंगे इस अष्टवर्ग प्रजाति के जो पहले 4 हैं वे आर्किड प्रजाति के हैं, जबकि अंतिम 4 लिली प्रजाति के हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हैती में भूकंप आया था। तो हैती भूकंप में मरने वालों की संख्या 1200 से अधिक। तो हैती में भूकंप आया था जिसमें मरने वालों की संख्या कितनी पहुंच गई? तो 1200 से अधिक पहुंच गई। हैती में आए भूकंप की शक्ति कितनी थी? तो 7.2 रिक्टर स्केल। तो हैती में जो भूकंप आया था उसकी शक्ति कितनी थी? तो 7.2 रिक्टर स्केल। हैती क्या है? तो एक कैरिबियाई देश है। हैती क्या है? तो एक कैरिबियाई देश है। कैरिबियाई देश अर्थात यह वेस्ट इंडीज का एक पार्ट है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, रूस के सबसे ठंडी शहर साइबेरिया में लगी आग। तो रूस के सबसे ठंडी शहर साइबेरिया में आग लगी। आग किस शहर में लगी? तो साइबेरिया के याकुत्स्क शहर में। कौन से शहर में? तो साइबेरिया के याकुत्स्क शहर में। आग लगने का कारण क्या था? तो आग लगने का कारण था जलवायु परिवर्तन और खराब भूमि प्रबंधन। तो जलवायु परिवर्तन और खराब भूमि प्रबंधन के कारण यह रूस के सबसे ठंडी शहर साइबेरिया में आग लगी। अगला इंपॉर्टेंट है, ग्रीस के जंगल में लगी भीषण आग। तो ग्रीस के जंगल में लगी भीषण आग किस स्थान पर लगा? तो ग्रीस के एविया द्वीप पर। ग्रीस के एविया द्वीप पर भीषण आग लगी वहां के जंगल में। इसका कारण क्या था? तो तापमान 45 सेल्सियस और या 113 फ़ारेनहाइट सहित भीषण गर्मी के कारण। तो जो तापमान था वह कितना हो गया था? तो 45 सी अर्थात 113 फ़ारेनहाइट। तो 45 डिग्री सेल्सियस या 113 फ़ारेनहाइट के भीषण गर्मी के कारण यह आग लगी। अगला करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है, कि विश्व में लेड पेट्रोल का हुआ उन्मूलन, रुकेगी 12 लाख अकाल मौतें। तो विश्व में शीशे से युक्त जो पेट्रोल थी उसकी समाप्ति कर दी गई और इसके कारण 12 लाख अकाल मौतें जो है वह क्या हो गई? तो रुकी गई। तो विश्व से लेड पेट्रोल का हुआ उन्मूलन और इसके कारण कितनी अकाल मौतें रुकेंगी? तो 12 लाख। इसके घोषणाकर्ता कौन थे? तो इसके घोषणाकर्ता थे यूनाइटेड नेशनल
एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनेप। क्या है? यूनेप, यूएनईपी। इसकी घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा 30 अगस्त 2021 को की गई। तो इसकी घोषणा 30 अगस्त 2021 को की गई। इससे विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को कितनी बचत होगी? तो $2.4 बिलियन। तो इसके कारण जो अर्थव्यवस्था है उनमें $2.4 बिलियन की बचत होगी। अगला एक करंट अफेयर्स है, वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों का जीवन 8 साल हो सकता है कम। यह एक अध्ययन में बताया गया। तो एक रिपोर्ट में क्या कहा गया कि वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों का जीवन कितना साल कम हो सकता है? तो 8 बरस कम हो सकता है। याद रखेंगे, यह एक अध्ययन में पता चला। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह जो रिपोर्ट जारी किया गया यह AQLI के द्वारा। AQLI का मतलब होता है शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक। याद रखेंगे। तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया था, तो इसी इंडेक्स के द्वारा यह रिपोर्ट जारी हुआ। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि बिहार के एग्जाम में तो काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है यह। तो बिहार के एग्जाम के लिए तो निश्चित तौर पे यह काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यह करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बिहार की राजधानी पटना में बनेगा एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिहार की राजधानी पटना में क्या बनेगा? तो एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। याद रखेंगे, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यह पहला बनेगा, एशिया का पहला। किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा नदी के तट पर। तो पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा नदी के तट पर इस एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। यह भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र होगा। याद रखेंगे कि यह भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र होगा। वर्ष 2018 से 2019 में विशेषज्ञों ने 1455 डॉल्फिन देखी। तो डॉल्फिन विशेषज्ञों ने 2018 से लेकर 2019 तक के बीच में लगभग 1455 डॉल्फिन को गंगा नदी में देखा। और इस कितने क्षेत्रफल में इसे बनाया जाएगा? तो इसे 4400 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। तो इस गंगा डॉल्फिन का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र 4400 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। और कब तक इसे पूरा होने की उम्मीद है? तो 2022 तक। तो यह परियोजना वर्ष 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना की प्रस्तावना कब जारी की गई? तो 2011 में। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के जो परियोजना थी उसकी प्रस्तावना कब जारी हुई? तो 2011 में। इसकी घोषणा किसने की थी? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा की थी। गंगा की डॉल्फिन जो है वह भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। तो गंगा का डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। याद रखेंगे। चीन की यांगसी नदी, पाकिस्तान की सिंध नदी, अमेरिका की अमेजन नदी, ये भी डॉल्फिन क्षेत्र है। तो भारत के गंगा नदी के अलावा
चीन की यांगसी नदी, पाकिस्तान की सिंधु नदी और अमेरिका की अमेजन नदी, इन सभी नदियों में भी यह डॉल्फिन जो है वो क्या किया जाता है, तो पाया जाता है। याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि भारत के उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में खुला पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन। तो भारत के उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन खुला, क्रिप्टोगैमिक गार्डन। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इसके उद्घाटनकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल रहे। तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 11 जुलाई 2021 को। तो 11 जुलाई 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। किस चीज का? तो पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन का। किस स्थान पर इसका उद्घाटन किया गया? तो देहरादून के चकराता शहर के देवबंद क्षेत्र में। देहरादून के चकराता शहर के देवबंद क्षेत्र में। कौन कौन सी प्रजातियां यहाँ पे इस बगीचे में शामिल है? तो फर्न, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स और लाइकेन सहित 50 प्रजातियां। तो इस गार्डन में फर्न, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स और लाइकेन सहित 50 प्रजातियां जो है वो शामिल है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 9000 फीट। तो इस गार्डन को 9000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इन क्रिप्टो गेम्स को गैर बीज पैदा करने वाले या गैर फूल वाले पौधे या बीजाणु उत्पादक पौधे के रूप में उल्लेखित किया जाता है, जिन्हें जीवित रहने के लिए नम परिस्थिति की जरूरत पड़ती है। नम परिस्थिति का मतलब हो गया मॉइस्चर, वाटर की मात्रा हो। ये पौधों की प्रजातियों के सबसे पुराने समूह है। इनके छिपे हुए प्रजनन के कारण इनका नाम क्या पड़ा? तो क्रिप्टोगैमस पड़ा। याद रखेंगे कि क्रिप्टोगैमस को गैर बीज पैदा करने वाले या गैर फूल वाले पौधे या बीजाणु उत्पादक पौधे के रूप में उल्लेखित किया जाता है, जिन्हें जीवित रहने के लिए नम परिस्थिति की जरूरत पड़ती है। नम अर्थात मॉइस्चर। और ये पौधों की प्रजातियों के सबसे पुराने समूह है। इनके छिपे हुए प्रजनन के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा? तो क्रिप्टोगैमस पड़ा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है मत्स्य सेतु ऐप। तो केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए एक ऐप का पेशकश किया। इस ऐप का नाम क्या है? तो मत्स्य सेतु। याद रखेंगे। इस ऐप को किसने जारी किया? तो केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने। तो इस ऐप को किसने जारी किया? तो केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने। इस ऐप की पेशकश कब की गई? तो इस ऐप की पेशकश 5 जुलाई 2021 को हुई। तो यह जो मत्स्य सेतु ऐप है उसकी पेशकश कब हुई? तो 5 जुलाई 2021 को। अगला, इस ऐप का विकास किसके द्वारा हुआ? तो भाकरी अनूप केंद्रीय मीठा जल अभिपालन अनुसंधान संस्थान। तो इस ऐप का विकास किसके द्वारा किया गया? तो भाकरी अनूप केंद्रीय मीठा जल अर्थात जीव पालन अनुसंधान संस्थान, भाकरी अनूप सीफा भुवनेश्वर। तो याद रखेंगे, इस ऐप का विकास किसने किया? तो भाकरी अनूप केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्टकट में भाकरी अनूप सीफा भी कहते हैं। भाकरी अनूप सीफा के द्वारा, जो कि कहां पे है? तो भुवनेश्वर में है। इसका वित्त पोषण कहां से होगा? तो इसका वित्त पोषण
हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के द्वारा NFDB के द्वारा। याद रखेंगे कि इसका वित्त पोषण होगा। वित्त पोषण अर्थात जो इसमें लागत आएगी वह कहां से आएगी, तो भाकरी अनूप के द्वारा। इस ऐप का उद्देश्य क्या है, तो इस ऐप का उद्देश्य है देश के जल कृषकों के लिए नवीनतम स्वच्छ जल कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है देश के जल कृषकों के लिए नवीनतम स्वच्छ जल कृषि वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का प्रसार करना। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तिब्बती ग्लेशियरों के पिघलने पर क्या मिले, तो 15,000 वर्ष पुराने वायरस मिले। तो तिब्बत के जो ग्लेशियर थे उनके पिघलने के बाद 15,000 वर्ष पुराने वायरस मिले, 15,000 वर्ष पुराने वायरस मिले। इस अध्ययन के निष्कर्ष का प्रकाशन जो है वह किस पुस्तक में किया गया, तो माइक्रोबायोम नामक एक विज्ञान पत्रिका में। तो अध्ययन के निष्कर्ष का प्रकाशन किस पुस्तक में किया गया, तो माइक्रोबायोम नामक एक विज्ञान के पत्रिका में। शोधकर्ताओं के द्वारा वर्ष 2015 में तिब्बती पठार में गुलिया बर्फ के खंड से लिए गए हो बर्फ के नमूनों का विश्लेषण की 2 बर्फ के नमूनों का विश्लेषण किया गया था। तो यह किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि तिब्बती ग्लेशियरों के पिघलने पर यह जो वायरस मिला वह 15,000 वर्ष पुराना है। तो शोधकर्ताओं के द्वारा वर्ष 2015 में तिब्बती पठार में गुलिया बर्फ के खंड से लिए गए 2 बर्फ के लोगों के नमूनों का विश्लेषण किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके आने की संभावना लगभग है। तो क्या है, हम लोग देखें उसे कि पंजाब विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में की पौधों की एक नई प्रजाति की खोज। तो पंजाब विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में एक पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की। इस प्रजाति का क्या नाम है, तो इस प्रजाति का नाम है ब्रायम भारती एसिन्स। ब्रायम भारती एसिन्स याद रखेंगे, ब्रायम भारती एसिन्स। किस पौधे की, तो किस पौधे की यह एक प्रजाति है, तो काई की एक नई देसी पौधे की यह एक प्रजाति है और इस प्रजाति का नाम है ब्रायम भारतीएसियस, ब्रायम भारती एसिन्स। और यह काई की एक नई देसी पौधे की प्रजाति है जो पूर्वी अंटार्कटिका के लार्सेमैन हिल्स में भारतीय स्टेशन के पास चट्टानों में पाई गई। तो यह जो काई की एक नई देसी पौधे की प्रजाति मिली वह पूर्वी अंटार्कटिका के लार्सेमैन हिल्स में भारतीय स्टेशन के पास चट्टान में पाई गई। यह जो खोज किया गया पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा के वनस्पतिविदों के द्वारा किया गया, अर्थात CUPB याद रखेंगे। तो यह खोज पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा के वनस्पतिविदों के द्वारा किया गया। इस प्रजाति का किस पुस्तक में प्रकाशन किया गया, तो जर्नल ऑफ एशिया पैसिफिक बायोडायवर्सिटी में। तो इस प्रजाति का जो प्रकाशन है वह जिस किताब में किया गया उस किताब का नाम है जर्नल ऑफ एशिया पैसिफिक बायोडायवर्सिटी याद रखेंगे। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो डॉक्टर फोलिक्स बास्ट पोलर एंड मरीन बायोलॉजिस्ट। डॉक्टर फोलिक्स बास्ट CUPB के क्या है, तो ये पोलर एंड मरीन बायोलॉजिस्ट है। HOD वनस्पति विज्ञान विभाग CUPB के द्वारा भारतीय अंटार्कटिका मिशन वर्ष 2016 से 17 के यात्रा के दौरान यह खोज किया गया।
तो इसके खोजकर्ता थे डॉक्टर फेलिक्स बास्ट, जो कि पोलर एंड मरीन बायोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ एचओडी वनस्पति विज्ञान विभाग। तो ये 2016 से 2017 के में अंटार्कटिका मिशन के यात्रा में गए हुए थे। तो इसी यात्रा के दौरान इन्होंने क्या खोज किया, तो अंटार्कटिका में पौधों की एक नई प्रजाति का खोज किया जिसका नाम है ब्रायम भारतीयेंसिस, और यह काई की एक नई देसी पौधे की प्रजाति है, और यह अंटार्कटिका के लार्सेमैन हिल्स में भारतीय स्टेशन के पास चट्टानों में पाया गया। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असम में मिली भूमिगत मकड़ी की नई प्रजाति। तो असम में क्या मिली, भूमिगत मकड़ी की नई प्रजाति प्राप्त हुई। याद रखेंगे, असम में भूमिगत मकड़ी की नई प्रजाति की प्राप्ति हुई। यह जो मकड़िया की प्रजाति थी, कौन कौन सी मकड़ी की प्रजाति प्राप्त हुई, तो एक का नाम था ग्रेबिलिया बोरो, एक का क्या नाम था, ग्रेबिलिया बोरो, और दूसरे का नाम था डेक्सिपस क्लेनी। तो असम में भूमिगत मकड़ी की नई प्रजाति की खोज हुई। एक का नाम था ग्रेबिलिया बोरो और दूसरे का नाम था डेक्सिपस क्लेनी, डेक्सिपस क्लेनी। और यह जो मकड़ी की प्रजाति मिली, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो इसका प्रकाशन जापान की आर्कोनोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा। तो इसका प्रकाशन जापान की आर्कोनोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा की गई। याद रखेंगे, इसका वर्णन कहां पे किया गया, तो एक्टा आर्कोनोलॉजिकल में, एक्टा आर्कोनोलॉजिकल में इसका वर्णन किया गया। इस अध्ययन के लेखक कौन रहे, तो इस अध्ययन के लेखक थे बोडोलैंड विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर दुलूर ब्रह्मा और रिसर्च स्कॉलर पेरिस बसुमतारी। तो इस अध्ययन के लेखक हैं बोडोलैंड विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर दुलूर ब्रह्मा और रिसर्च स्कॉलर पेरिस बसुमतारी। अब हम लोग इन दोनों के बारे में, दोनों प्रजातियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखें ग्रेबिलिया बोरो के बारे में। तो ग्रेबिलिया बोरो की 184 प्रजातियां हैं। कितनी, 184 प्रजातियां। यह बिल में रहने वाली, अर्थात बाम्बी में रहने वाली एक मकड़ी की प्रजाति है। बिल या बाम्बी में रहने वाली एक मकड़ी की प्रजाति है। पहली बार इसकी खोज की गई, तो इस मकड़ी की पहली बार खोज की गई, याद रखेंगे। और यह बिल स्पाइडर नेमे सीडे परिवार से संबंधित है। तो यह किस परिवार से संबंधित है, ग्रेबिलिया बोरो, तो बिल स्पाइडर नेमेसिडे परिवार से संबंधित, बिल स्पाइडर नेमेसिडे परिवार से संबंधित। यह दोमट रेतीली सतह में 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे रहती है। तो यह जो ग्रेबिलिया बोरो है वह दोमट रेतीली मिट्टी के नीचे 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे रहती है। दूसरा है डेक्सी, और इसके बारे में एक और बात याद रखेंगे ग्रेबिलिया बोरो के बारे में। यह असम के बोडो समुदाय से प्रेरित है। यह असम के बोडो समुदाय से प्रेरित है, याद रखेंगे। और उसी बोडो जनजाति के इलाके में इसकी खोज भी हुई। दूसरा है डेक्सिपस क्लेनी। डेक्सिपस क्लेनी एक कूदने वाली मकड़ी है। कैसी मकड़ी है, तो कूदने वाली मकड़ी है। 129 साल पहले सुमात्रा में पुरातत्वविद टॉड टैमरलान टोडोर थोरेल के द्वारा इसके पहले भी इसकी खोज हुई थी। तो 129 साल पहले सुमात्रा में पुरातत्वविद टॉड टैमरलान टियोडोर थोरेल ने इसके पहले भी इसकी खोज की थी। यह डेक्सिपस क्लेनी साल्टी सेड परिवार से संबंधित है। तो याद रखेंगे डेक्सिपस क्लेनी साल्टी सीडे परिवार से संबंधित है।
यह हमारे ग्रह पर पाई जाने वाली सभी मकड़ियों में से सबसे बड़ी मकड़ी परिवार की एक प्रजाति है। तो डेक्सिपस प्लेनी हमारे पृथ्वी पर जितनी सारी मकड़ियों की प्रजाति पाई जाती है, यह उन सब में सबसे बड़ी मकड़ी की प्रजाति है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वे अगला करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है। अब हिमालयी याक का भी दुर्घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ होगा बीमा। तो अब हिमालय पे रहने वाले जो याक है, तो उनकी अगर दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में मौत हो जाती है तो उसके लिए उनके बीमा का प्रावधान कर दिया गया। तो उनका भी अब बीमा हो सकता है। बीमा के लिए करार किसके किसके बीच हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ। तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ क्या किया है? तो करार किया है, समझौता किया है। इस बीमा को या क्या बीमा करने का कारण क्या था? तो प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन। तो प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन के कारण इन याकों की मृत्यु हो जाती थी, तो इसी कारण याक का बीमा करना पड़ा। याद रखेंगे, हिमालयी याक वर्ष 2012 और 2019 के बीच पूरे भारत में याक की संख्या में लगभग 24.7% की गिरावट आई। यह बात किसने कहा? तो एक रिपोर्ट ने। तो एक रिपोर्ट में क्या कहा गया कि वर्ष 2012 और वर्ष 2019 के बीच पूरे भारतवर्ष में याक की संख्या में लगभग 24.7% की गिरावट दर्ज की गई। यह बात एक रिपोर्ट में कहा गया। याक क्या है? तो इसे तापमान परिवर्तन के संकेतक के रूप में जाना जाता है। तो याक क्या है? तो तापमान परिवर्तन का संकेत देता है। इसी कारण इसे तापमान परिवर्तन का संकेतक कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को राजस्थान में चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर किया गया नामित। तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को राजस्थान में चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। इसकी घोषणा कब की गई? तो 5 जुलाई 2021 को। इसकी घोषणा 5 जुलाई 2021 को की गई। इसके घोषणाकर्ता कौन थे? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। तो इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बूंदी जिला में। यह राजस्थान के बूंदी जिला में स्थित है। कौन? तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। यह अभयारण्य किस किस को जोड़ेगा? तो यह अभयारण्य पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व को, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। तो यह टाइगर रिजर्व पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व को राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के बारे में स्टैटिक जीके देखें तो यह बाघों का प्रजनन स्थल जाना जाता है। इसे बाघों के प्रजनन स्थल के रूप में जानते हैं। इसके मुख्य क्षेत्र में 8 गांव स्थित हैं। तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में 8 गांव स्थित हैं। इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो चीतल, सांभर, कैरकल, जंगली बोर, नीलगाय, चिंकारा, धारीदार और लकड़बग्घा पाए जाते हैं। तो इस अभयारण्य में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो चीतल, सांभर, कैरकल, जंगली बोर, नीलगाय, चिंकारा, धारीदार, लकड़बग्घा। 1982 में इसे अभयारण्य की घोषणा की गई थी। तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को 1982 में अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था।
वर्ष 2020 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। तो वर्ष 2020 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकोबाबाद शहर में दुनिया का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकोबाबाद नामक शहर में दुनिया का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। याद रखेंगे कहां पे, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकोबाबाद शहर में दुनिया का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। कितना डिग्री तापमान दर्ज किया गया, तो 52 डिग्री सेल्सियस अर्थात 126 फ़ारेनहाइट। तो 52 डिग्री सेल्सियस या 126 फ़ारेनहाइट का तापमान दर्ज किया गया। इसका कारण क्या था, ग्रीष्म काल के दौरान सूर्य कर्क रेखा पर स्थित हो जाती है। तो इस जैकोबाबाद में, जो कि कर्क रेखा के काफी निकट है, तो ग्रीष्म काल के दौरान सूर्य और कर्क रेखा के निकट आ जाती है। तो इसी कारण इस जैकोबाबाद में विश्व का सबसे ज्यादा गर्मी का तापमान देखने को मिला। अगला करंट अफेयर्स है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन क्या करेगा, अर्थात भारतीय तेल निगम मथुरा रिफाइनरी में स्थापित करेगा। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अर्थात आईओसी अर्थात भारतीय तेल निगम मथुरा रिफाइनरी में स्थापित करेगा। आईओसी क्या है, तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारतीय तेल निगम भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रखेंगे तो मुख्य उद्देश्य क्या है कि भविष्य में तेल और ऊर्जा के स्वच्छ रूपों की बढ़ती मांग को पूरा करना। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोपीय यूनियन ने जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की। तो यूरोपीय यूनियन ने जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की। इस नए कानून की शुरुआत कब से की गई, तो 14 जुलाई 2021 से। इस नए कानून की शुरुआत 14 जुलाई 2021 से की गई। यह कानून क्या था, तो यह कानून था कि जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में 55% की कटौती की जाएगी। तो जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 55% की कटौती की जाएगी। और इसी दरमियान यूरोपियन यूनियन ने एक लक्ष्य निर्धारित किया। क्या लक्ष्य रखा कि ब्लॉक के 27 देशों के द्वारा 2030 तक 1990 के स्तर से 55% तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जाएगा। तो ब्लॉक के 27 देशों के द्वारा 2030 तक 1990 के स्तर से 55% तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके 99% है चांसेस की आ सकते हैं। एक नई जंपिंग स्पाइडर अर्थात कूदने वाली मकड़ी की प्रजाति को मिला 26/11 के शहीद तुकाराम ओबले का नाम। तो एक नई मकड़ी की खोज हुई, जंपिंग स्पाइडर अर्थात कूदने वाली मकड़ी, जिसे 26/11 के शहीद तुकाराम ओबले का नाम दिया गया। तुकाराम ओबले 26/11 अर्थात जो अजमल कसाब ने हमला किया था, आतंकी हमला 26 नवंबर को, तो उसी हमले के दौरान ये तुकाराम ओबले क्या हो गए थे, तो शहीद हो गए थे। तो इन्हीं के नाम पर इस मकड़ी को क्या नाम मिला, इस मकड़ी का नाम पड़ा आइसियस तुकारामी। आइसियस तुकारामी याद रखेंगे। तो इस मकड़ी का क्या नाम रखा गया, आइसियस तुकारामी। आइसियस तुकारामी। तुकाराम ओबले कौन थे, तो ये सहायक उपनिरीक्षक थे। सहायक उपनिरीक्षक थे, याद रखेंगे।
26/11 के आतंकी हमले के दौरान आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ने में अपना जीवन दांव पर लगा दिया था। तो 26/11 के आतंकी हमले के मुख्य आरोपी अजमल कसाब को पकड़ने के लिए इन्होंने अपना पूरा जान दांव पर लगा दिया था और ये शहीद हो गए थे। दूसरी मकड़ी को भी इनके नाम पर नाम पड़ा। उसका नाम क्या था? फिंटेला चोलकी। तो फिंटेला चोलकी एक और दूसरी मकड़ी थी, तो इसका नाम भी तुकाराम ओबले के नाम पर पड़ा। तो ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर्स, जो कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित था। पर्यावरण और पारिस्थितिक से संबंधित और भी करंट अफेयर्स हैं जिनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद।